क्या दे रखा है, वाइल लॉन्चिंग अ रॉकेट ऑफ मास 2 × 10⁴ kg a force of 5 × 10⁵ Newton is applied for 20 seconds. Calculate the velocity attained by the rocket at the end of 20 seconds. एक रॉकेट को जब लॉन्च करते हैं तो उसके लिए एक फोर्स लगा रहे हैं हम लोग। कितना फोर्स है? 5 × 10⁵ न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उस रॉकेट का जो मास है वो 2 × 10⁴ kg का है। 20 सेकंड तक वो फोर्स लगा रहे हैं। 20 सेकंड तक जब फोर्स लगाएगा तो रॉकेट ऊपर की तरफ जब जाएगा तो 20 सेकंड के बाद कितना वेलोसिटी हो जाएगा ये बताना है। इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट का कितना होगा? 0, क्योंकि वो लॉन्च करेंगे तो उस वक्त तो पहले रेस्ट में होगा, फिर वो हम लोग देखा है इसरो से लॉन्चिंग होती है और अक्सर भी फोटोज़ आते हैं कि इंडिया ने ये लॉन्च किया वो लॉन्च किया, उसके वीडियो आते हैं कि धुआं नीचे की तरफ आता है, देखा तो होगा न्यूज़ पे। समझ में आई ये? तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना, मैं ये करके दिखाता हूँ सॉल्यूशन। क्या दे रखा है, एक जो रॉकेट है उसका जो मास है, मास ऑफ द रॉकेट, ठीक, ये दे रखा है 2 × 10⁴ kg का है। ये लगभग 20,000 kg हो गया, ये 20,000 kg है। ये इसकी जो फोर्स जो इस पे जो अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाइड, इसका जो फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं इस पे, ये है 5 × 10⁵ न्यूटन। और कितनी देर तक अप्लाई कर रहे हैं हम लोग? टाइम फॉर अप्लाइंग फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं उसका टाइम कितना ले रहा है? 20 सेकंड तक, 20 सेकंड, ठीक। अब बताएं कि 20 सेकंड तक तो फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन 20 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो फाइनल वेलोसिटी भी कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है, कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी ये स्टार्ट करेंगे हम तो कितना वेलोसिटी है इसकी? वेलोसिटी u = 0 है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। अब देखते हैं इसे करेंगे कैसे। यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी होगा उस वक्त जो मोमेंटम होगा वो 0 होगा। इनिशियल मोमेंटम 0 होगा क्योंकि उस वक्त मास इंटू वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी 0 है। थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी जितना भी होगा उसका एक नया मोमेंटम होगा। तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो हम लोग इम्पल्स के बराबर अगर कर दे तो यहाँ इम्पल्स में क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। ये फोर्स भी लग रहा है और कितनी देर तक लग रहा है? 20 सेकंड तक लग रहा है। तो इसको हम लोग उसके इम्पल्स के फॉर्मूले पे करते हैं। क्या दे रखा है? इम्पल्स = चेंज इन मोमेंटम, ठीक। इम्पल्स का जो फॉर्मूला है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम = mv/u, v - u, चेंज इन मोमेंटम। mv mu होता है, m कॉमन ले लिया तो हमारा चेंज इन मोमेंटम हो गया। यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग 5 × 10⁵ न्यूटन का फोर्स है और 20 सेकंड तक लग रही है। मास कितना है? 2 × 10⁴ और ये फाइनल वेलोसिटी ऐसे ही रहेगा। फाइनल वेलोसिटी निकालना, इनिशियल 0 है, ठीक। ये वैल्यू को इधर लेके आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 20 से, तो ये 100 हो जाएगा। 100 10⁵ और 2 × 10⁴ = v निकल के आएगा। ये 10⁴ इससे कैंसिल हो गया, सिर्फ एक 10 बच जाएगा, तो ये हमने 10 लिख लिया। 10 ये और 100 ये 1000 हो जाएगा। 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 मीटर पर सेकेंड, यानी उस वक्त 20 सेकेंड के बाद उस रॉकेट का स्पीड हो जाएगा तो 500 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है। तो ये इम्पल्स के बेस पे कैलकुलेट करते हैं कि जब रॉकेट जो लॉन्च होता है हमारा, तो ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, तो कितनी देर के बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आगे इसे नोट कर लीजिए। इससे ये हम लोगों ने किया अभी इम्पल्स, और उसके बेस पे एक दो क्वेश्चन, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अच्छा होता है, तो इसलिए हमने इसे कराया इसको। अगला जो टॉपिक दे रखा है लॉज ऑफ मोशन में, वो है न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जानते हैं इसको, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये दे रखा है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी कोई फोर्स या कुछ भी हम लोग लगाएंगे किसी चीज़ पे, उतना ही हमें फोर्स वापस लग जाएगा। ठीक है, ये न्यूटन थर्ड लॉ कहलाता है। न्यूटन थर्ड लॉ के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पहले तो ये देख लें कि ये जैसे एक वॉल है, मान लो ये वॉल है, ठीक है, इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं हम लोग इधर से, ठीक है, इधर से, तो ये वॉल भी एक बैकवर्ड फोर्स लगाएगा। ठीक, हम लोग अगर मान लेते 1 2 कर लेते, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। ठीक, और नेट फोर्स इस पे ज़ीरो हो जाएगा, इस बॉडी पे। जितना एक्शन, जैसे हम लोग वॉल पे फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स के बारे में हम लोग कहते हैं कि फोर्स जब भी कभी लगाते हैं तो वो इनर्शिया को चेंज करता है ना, पीछे पड़ा था, इनर्शिया को चेंज करता है। अगर रेस्ट में है तो मोशन में कर देता है, मोशन में है तो रेस्ट में कर देता है। और अगर ऐसे कोई चीज़ हो जिसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, तो हम फोर्स लगाएंगे तो इनर्शिया चेंज नहीं होता है। अगर उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है तो फोर्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए, और उतना हम लगा नहीं पाएंगे तो इनर्शिया चेंज नहीं होगा। जैसे दीवार है, दीवार को अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो इतना हमारे पास फोर्स नहीं लगा पाएंगे कि दीवार को हटा दें। तो फोर्स तो लग रहा है लेकिन उसका एक्शन तो हो रहा है, मगर रिएक्शन नहीं दिख रहा है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन बताते कैसे कि मान लो बहुत तेज़ी से दीवार को मारे हम लोग, दीवार को बहुत तेज़ी से मारते घूसे से, तो हमारे हाथ में यहाँ पे कट जाएंगे, छिल जाएंगे सब। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने एक्शन लगाया, तो उधर से जब दीवार से रिएक्शन हुआ तो हमारे जो ये स्किन थे वो कट गए, फट गए, खून निकलने लगे। ठीक है, रिएक्शन की वजह से। वो अपने आप से नहीं हुआ बल्कि रिएक्शन हुआ, क्योंकि दीवार से रिएक्शन होता है। ठीक, बताया क्या कि न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हो रहे हैं जो डेली डेज में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑफ, इसको लिखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ का एग्जाम्पल कौन कौन सा है हमारा? पहला जैसे दे रखा है लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट। लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, जो रॉकेट लॉन्च होता है, ये जो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जाता है। क्या मतलब हुआ? जैसे हम लोग देखते हैं कि जब रॉकेट को लॉन्च करते हैं ना, तो वो धुएं पे एक तरह का धुआं जलता है, वो फ्यूल होता है, जलता है, कंबस्ट करता है, तो धुआं नीचे की तरफ निकल रहा होता है। और जितना उसके रिएक्शन में, वो तो एक्शन हो रहा है, उसके रिएक्शन में धुआं जो है ना रॉकेट पे एक तरह का फोर्स लगाता है और वो ऊपर की तरफ उड़ता हुआ चला जाता है। तो एक एक्शन नीचे की तरफ होता है, उसी का रिएक्शन में वो हमारा रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। तो लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट न्यूटन थर्ड लॉ के प्रिंसिपल पे बेस करता है। ठीक है ना, न्यूटन थर्ड लॉ के प्रिंसिपल पे बेस करता है। ऐसे ही दे रखा है वॉकिंग। ठीक है ना, वॉकिंग, ये भी हमारा न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस करता है। हम लोग जो चलते हैं, हम लोग जो चल रहे हैं, ये न्यूटन थर्ड लॉ के बेस पे चलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं।
कैसे कि जैसे हम लोग ऐसे पैर बिल्कुल ऐसे फ्लैट खड़े रहेंगे, तो ऐसे फ्लैट खड़े होंगे तो जो हमारे बॉडी का जो वेट है वो ज़मीन पे ऐसा लग रहा होगा, और जितना वेट होगा उसका रिएक्शन हो रहा होगा, और उसी का रिएक्शन में ज़मीन से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। लेकिन हम लोग चल नहीं पाएंगे, उससे चलते नहीं हम लोग, जैसे ऐसे खड़ा हूँ तो चल नहीं पाएंगे। चलने के लिए क्या होता है कि हम लोग पैरों को, जैसे ये पैर हमारा फ्लैट है तो हम इसको टो को, ये जो हील है ऊपर की तरफ उठाते हैं, टो पे आते हैं, ऐसे पैर हमारा इस तरह से होता है। और फिर हम लोग इस वाले सेक्शन से, इस वाले जैसे पैर का अपर पार्ट से हम लोग फोर्स लगाते हैं ज़मीन पे, अपर यानी कि फिंगर वाला सेक्शन जो होता है उससे फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ। और जब नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो वो रिएक्शन की वजह से वो एक्शन की वजह से एक रिएक्शन होता है, तो हमारे पैरों पे ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, फिर हमारा पैर, पीछे वाला पैर आसानी से उठ जाता है, आसानी से उठ जाता है। फिर उठा के हम लोग ऐसे रख देते हैं, उसको यहाँ पे रख दिया। फिर उसी तरह से नेक्स्ट वाले पैर पे वैसे ही होगा, वो पैर हील ऊपर जाएगा, टो पे अपने फिंगर पे आएंगे हम लोग, फिंगर पे आके और उसको फोर्स लगाएंगे तो उठ के ऊपर चलेगा। तो इस तरह से वॉकिंग भी न्यूटन थर्ड लॉ के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, या एक्सप्लेन करते कि हम लोग कैसे चलते हैं। कितनी बात सुनिए, पता है क्या कि अगर मान लो कोई सरफेस बहुत ही चिकना है या सैंडी है, या तो बहुत ही स्लिपरी है या फिर सैंडी है, तो हम लोग जब एक्शन लगाएंगे पैरों से तो स्लिपरी होगा तो स्लिप कर जाएगा, तो रिएक्शन होगा नहीं, हमारा रिएक्शन नहीं होगा तो फिर स्लिपरी बॉडी पे हमारा चलना आसान नहीं होगा। या बालू वाली ज़मीन है तो अगर फोर्स लगा रहे होंगे, एक्शन लगा रहे होंगे, तो रिएक्शन देने के बजाय वो धंसेगा, बालू है ना तो नीचे की तरफ धंसेगा, तो फिर उसमें भी रिएक्शन नहीं मिलेगा, तो रिएक्शन जब नहीं होगा तो चलना आसान नहीं है। यानी कि बालू पे, पानी में या स्लिपरी जगह पे चलना आसान नहीं है, क्योंकि वो जो है हमें रिएक्शन उतना नहीं मिलता, एक्शन जितना करता है उसका रिएक्शन उतना नहीं होता, क्योंकि वो बालू नीचे की तरफ धंसता है। वॉकिंग बताया है, ठीक है ना। ऐसे और भी दे रखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। उस बॉडी केप्ट ऑन अ टेबल, ठीक है ना, एक बॉडी को टेबल पे रखेंगे, ये भी एक न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से है। जैसे ये हम लोगों ने ले लिया, एक टेबल है ये, ठीक है ना, इस पे हम लोगों ने एक बॉडी को, जैसे मान लो एक इस तरह से बॉडी है, इसको हमने इस पे डाल दिया, ठीक है ना, इस तरह से। ये भी न्यूटन थर्ड लॉ से होता है, क्योंकि जब इस बॉडी को रखेंगे तो नीचे उसका वेट जो है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक तरह से वेट जो है ना नीचे की तरफ काम करेगा, लेकिन वो टेबल जो है ना एक रिएक्शन दे रहा होगा, तो उसकी वजह से, इसका रिएक्शन की वजह से ये बैलेंस रह जाता है। और ये सब चीज़ जो बुक है, कोई भी चीज़ है वो टेबल पे पड़ा रहता है वो। तो ये इस तरह से कोई भी बॉडी को टेबल पे रखते हैं, तो ये भी न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से टेबल पे रहता है। कितनी बात सुन में, ये है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ। आगे चलेंगे तो देखेंगे और इसके कहाँ कहाँ यूज़ है, लेकिन वैसे भी आज की डेट में हमारे डेली लाइफ में भी है, हम किसी को कुछ करेंगे तो हमें भी उतना वो कर देगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा कर देगा, बुरा करेंगे तो बुरा कर देगा, ठीक है। तो दुनिया में हर जगह न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई है। आगे चले, इसे मिटा देते हैं। अगला जो टॉपिक दे रखा है, वेट ऑफ अ बॉडी। एक होता है मास ऑफ द बॉडी, एक होता है वेट ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी जानते हैं, बताते हैं किसी बॉडी का जो मास है, मास है, मटेरियल कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास, ठीक है। मास कहते हैं मटेरियल कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास, ठीक है ना। एक बॉडी में कितना मटेरियल है वही उसका मास कहलाता है। लेकिन वेट क्या होता है, वेट होता है मास इनटू जी। जी बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये वेट होता है m इंटू जी, यानी मास को जी से मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा वही उसका वेट होगा। जी होता है एक्सेलरेशन, जैसे हम लोग का फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन,
वैसे ही वेट जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन ये एक्सेलरेशन जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब होता है, और ये जी हर बॉडी पे ऑलरेडी लग रहा है अर्थ की वजह से। ठीक है, तो ये जी जो है ना कंटिन्यूअस लग रहा है। तो कोई बॉडी जो है ना, किसी बॉडी का जो है, आमतौर पे हम लोग मास को भी वेट ही बोलते हैं, वेट को वेट बोलते हैं, हमेशा वेट ही बोलते हैं। एम इंटू जी होता है। कितनी बात सुनिए, जी का वैल्यू दे रखा है। ठीक, तो किसी बॉडी का क्या बताया कि मास तो चेंज नहीं होता मगर उसका वेट चेंज होता है। वेट चेंज होता है, कैसे चेंज होता है बताया यहाँ पे कि जी का जो वैल्यू जो है अर्थ के सरफेस पे, द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट इक्वल और सेम एट everywhere on the surface of the earth पे अर्थ के सरफेस पे हर जगह जी का वैल्यू बराबर नहीं होता है, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। कितना होता है वो हम लोग ग्रेविटी एक चैप्टर है जब पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8, उसमें हम बताएंगे। तो लेकिन जी का वैल्यू कम ज़्यादा होते रहता है। तो उसी तरह से एक आदमी का या कोई चीज़ का जो वज़न है वो अपने आप से कम ज़्यादा होता रहेगा। जिस जगह पे होंगे उसके हिसाब से उसका वेट बढ़ता घटता रहेगा। जैसे हम लोग अर्थ का जो बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जी का जो वैल्यू होता है, ये हमारा अर्थ है, जी का जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा पोल पे होता है, मैक्सिमम होता है। और जी का वैल्यू जो है ना मिनिमम होता है इक्वेटर पे। तो किसी बॉडी को अगर हम लोग पोल पे ले जाएंगे तो वहाँ वज़न बढ़ जाएगा, और इक्वेटर पे ले जाएंगे तो वज़न घट जाएगा, क्योंकि वो जी का असर होता है। ये तो हमारा जी का वैल्यू था। लेकिन क्या बताया कि अगर एक्सेलरेशन बदलता रहे तो फोर्स या वेट बदलता रहता है। यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ये है कि वेट जो है ना किस लिए बदल रहा है, जी की वजह से। क्या देखा गया है कि जब भी कभी कहीं पे हम लोग मूव करते हैं, जैसे एक होता अपरेंट वेट। अपरेंट वेट का क्या मतलब होता है, वो वेट जो हमें अभी दिखाई दे रहा है या समझ में आ रहा है या ज़ाहिरी तौर पे समझ में आ रहा है कि अभी इसका इतना वज़न है। अब जैसे हमने बताया था कि एक बॉडी है, अगर पोल पे चला जाएगा तो उसका वज़न बढ़ जाएगा, तो ये अपरेंट वेट हो गया, बढ़ गया मतलब अपरेंट वेट है। यहाँ जाएंगे कम हो गया इक्वेटर पे, ये भी इसका अपरेंट वेट है। वो जी के वेरी होने की वजह से वो उसका वेट बदल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं अपरेंट वेट। ठीक, क्या देखा गया है कि जब भी कभी हम लोग लिफ्ट जानते तो फ्लैट में लिफ्ट लगाते हैं, तो लिफ्ट में या इस तरह के जो बॉडी लिफ्ट में जब ऊपर जाएंगे या नीचे जाते हैं लिफ्ट से, तो उस केस में हमारे जो अपरेंट वेट है वो वैरी करता रहता है। ठीक है ना, चेंज होते रहता है। यानी हमारा जो वज़न है लिफ्ट में, जब नीचे जा रहा होगा तो कुछ और आ रहा होगा, जब ऊपर जा रहा होगा लिफ्ट तो कुछ और आ रहा होगा। तो उसको हम लोग कहते हैं अपरेंट वेट। तो अगला जो टॉपिक है वो हम कर रहे हैं अपरेंट वेट। अपरेंट वेट, द वेट ऑब्जर्व एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड अपरेंट वेट। ठीक है, वेट ऑब्जर्व्ड एट अ particular moment of time is called apparent weight. ठीक है ना। अब जैसे लिफ्ट में क्या होता है, आमतौर पे देखा गया मोशन ऑफ अ बॉडी इनसाइड अ लिफ्ट, वहाँ पे जो अपरेंट वेट है वो वैरी करता रहता है। तो मोशन ऑफ अ बॉडी क्या ले लेते हैं, मैन ले लेते हैं, आदमी का। मोशन ऑफ अ बॉडी, अ मैन इनसाइड अ लिफ्ट, इनसाइड द लिफ्ट। ठीक है ना।
अगर एक लिफ्ट में एक आदमी या एक बॉडी को भी घुमाएंगे ऊपर नीचे तो क्या होगा एपरेंट वेट, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ये जैसे एक लिफ्ट होता है, ये एक हमारा लिफ्ट होता है, बॉक्स टाइप की है। ये हम लोग जैसे एक आदमी है, ये इसमें है, इस तरह से है। और ये जो है यहाँ पे एक केबल लगा होता है, ये केबल से बंधा होता है लिफ्ट। और फिर वो ऊपर में एक तरह से रोलर होता है, उस पर इस तरह के घुमा के घूमता नीचे आता है, उसी तरह फोल्ड होता है तो ऊपर जाता है। ठीक, जब ये बॉडी जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, पहले ऊपर लेते हैं, व्हेन द बॉडी मूविंग अप, व्हेन द बॉडी मूविंग अप पहला लेते हैं, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अप, ये लिफ्ट जो है ना ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जब ऊपर जा रहा होगा तो ये देखो यहाँ पे जो है ना एक वेट होगा m/g। ठीक है, जी मास इंटू ग्रेविटी हर जगह हर चीज़ पे लगता है। तो ये लिफ्ट चाहे रेस्ट में हो या मोशन में हो, वो उस वक्त हमेशा इस पे m/g फोर्स लग रहा होगा, जितना इसका मास है और g लग रहा होगा इस पे। अब जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा मूव करके ऐसे, ये जो है जितना वेट था उतना ही यहाँ पे रिएक्शन होगा। ठीक है ना, एक्शन का रिएक्शन होगा, ये वेट नीचे और ये उस पर तनाव आएगा, मतलब एक तरह का टेंशन आएगा रोप पे, लोहे का जो कॉइल होता है उस पर। अब क्या होगा, जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये जो फोर्स है ज़्यादा लग रहा होगा, तभी तो ऊपर की तरफ ये जा रहा होगा। तो जो मूव कर रहा अपवर्ड, व्हेन मूविंग अपवर्ड इन द लिफ्ट, R माइनस m/g, ये इस पे रिएक्शन यानी ऊपर से रिएक्शन जो लग रहा है वो उसमें से mg को माइनस कर देंगे तो जो नेट फोर्स होगा वो m/a इतना लगेगा। इसकी बात को समझ लें, कितनी बात सुनिए। मान लो ये जो है नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन है, सपोज कर लिया, ये रेस्ट में है, या फिर ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, ये रोप पे रिएक्शन होता है, आयरन रोप होता है, तो ये रिएक्शन मान लेते ये भी 100 है अगर रेस्ट में है तो। कितनी बात सुनिए, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे m/g 100 लग रहा है तो ऊपर भी 100 लग रहा होगा और लिफ्ट जो है ना रेस्ट में होगा। लेकिन अगर हम लोग बॉडी को मूव करना चाहते हैं तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो बॉडी का इनर्शिया चेंज होगा। तो अगर हम लोग ऊपर में फोर्स 200 न्यूटन लगाए, कितनी बात सुनिए, ये वेट तो इसका 100 न्यूटन का है, लेकिन हम लोग फोर्स ऊपर से लगा रहे हैं 200 न्यूटन, तो जाहिर है 100 तो हम लोग ज़्यादा लगा रहे हैं ना। तो उसमें क्या बताया कि ये जो रिएक्शन फोर्स कितना हम लगा रहे हैं और वेट कितना है उसमें से माइनस कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा उस फोर्स की वजह से ये बॉडी मूव करेगा अपवर्ड, ये बॉडी अपवर्ड मूव करेगा और उसका जो मास तो मास रहेगा और ये एक्सेलरेशन होगा, किस एक्सेलरेशन से वो लिफ्ट जा रहा है वो। ठीक, कितनी बात सुन में, आगे चले। अब क्या बताया, ये जो माइनस में ये उधर भेज देते हैं तो R = mg + ma ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, ये रिएक्शन को बताया कि अभी, या फिर ये बताएगा हमारा एपरेंट वेट R। ठीक है, R = मास कॉमन लेंगे g + a। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए पहले जो रियल में उसका वेट था m/g था, लेकिन अब ये हो गया mg + a। a मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन था, जैसे तो g का वैल्यू 9.8 होता है, अगर एक्सेलरेशन 1 भी वैल्यू है तो 10.8 आ जाएगा। अब ये 9.8 + 1, अब उससे मास पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला रिएक्शन ज़्यादा आने लगेगा। यानी जब भी कभी लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है तो एपरेंट वेट ग्रेटर देन द रियल वेट, जो उसका रियल वेट होता है उससे ज़्यादा ही ऑब्जर्व होता है अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो, एक्सेलरेट कर रहा है तो।
कितनी बार सुन रहे? तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिखता हूँ, क्या लिखा है, व्हेन अ लिफ्ट मूव्स with a constant acceleration, move up with a constant acceleration, with a constant acceleration, then its apparent weight is greater than real weight. जो apparent weight होगा वो ज़्यादा होगा रियल वेट से, जब बॉडी मूव कर रहा होगा अपवर्ड विद एक्सेलरेशन। ये तो पहला केस दे रखा है, ये तो फर्स्ट केस में दे रखा है जब मूव कर रहा था अपवर्ड। तो दूसरे केस में क्या दे रखा है, अगर मान लो लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है, लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, ये वाला फोर्स रिएक्शन कम होगा, ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तभी तो नीचे की तरफ चला जा रहा है। तो व्हेन लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड, ये तो पहला था ना, लिफ्ट मूविंग अपवर्ड, अप, व्हेन दूसरा लेते हैं, व्हेन लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड, ये दूसरा पॉइंट लेते हैं हम लोग। डाउनवर्ड में जब होगा तो उस वक्त क्या होगा, m इंटू जी माइनस आर, क्योंकि ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा तभी नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो इसमें से इस वाले फोर्स में से ये आर को माइनस कर देंगे और जितना नेट फोर्स होगा उस फोर्स के नेट फोर्स की वजह से वो नीचे जा रहा होगा और उसका हो जाएगा m इंटू ए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था। ये ऊपर जा रहा था तो r माइनस एम जी किया था और नेट फोर्स जो बचा हुआ नेट फोर्स था उसकी वजह से इतना बॉडी पे फोर्स लग रहा था। अब जब नीचे आ रहा है तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये पहले कर लिया और ये बाद में कर दिया, ठीक है। ये हम लोग r को उधर ले आते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू आर। m को कॉमन लेंगे तो g माइनस ए इंटू इज इक्वल टू आर। ये दिखा रखा, देख रहे हैं यहाँ g में से a को माइनस कर रहे हैं, तो जो g ओरिजिनल वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था उसमें से अगर थोड़ा भी वैल्यू a का माइनस कर देंगे तो अब उसका अपरेंट वेट r जो है कम आएगा। तो क्या बताया कि अगर किस लिफ्ट को, जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाता है उस वक्त अपरेंट वेट कम होता है रियल वेट से। कितनी बात में ये रिलेशन दे रखा है, तो इस पॉइंट को मैं कहाँ लिख दूँ, ऊपर लिख देता हूँ ये, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, when the apparent weight is less than real weight when moving downward with constant acceleration, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर नीचे की तरफ आ रहा होगा तो उस वक्त जो अपरेंट वेट है वो कम हो जाएगा, वज़न कम लगेगा। जैसे हम लोग लिफ्ट में बैठे हैं, लिफ्ट में खड़े हैं बल्कि, और लिफ्ट ऊपर जाएगा तो हम जब वज़न करेंगे तो मुझे लगेगा थोड़ा मेरा वज़न बढ़ गया है, ठीक है, और अगर नीचे जा रहा होगा तो थोड़ा सा हल्के हल्के से लगेंगे। कितनी बात सुने। अब इसके बाद का करा रहा हूँ, इसे नोट करिए, पहले बंद करिएगा जैसा। ये तो था हमारा मूविंग डाउन का। अगर फ्री फॉलिंग हो किसी बॉडी को, जब फ्री फॉलिंग होता है तो उस वक्त कितना अपरेंट वेट होगा। फ्री फॉलिंग जानते हैं
जैसे मान लो कोई एरोप्लेन में या पैराशूट में मूव कर रहा है और उड़ रहा है, एरोप्लेन से जंप करके बाहर निकल गया और पैराशूट को खोल दिया, फिर हवा में तो उड़ता हुआ नीचे आता है, वो तो पैराशूट का सपोर्ट मिलता है वहाँ पे। लेकिन अगर पैराशूट ना हो तो डायरेक्ट वो ज़मीन की तरफ चला आएगा, गिरता हुआ चला जाएगा। तो जो डायरेक्ट ज़मीन की तरफ जैसे गिरता हुआ आएगा उसको हम लोग कहते हैं फ्री फॉलिंग। जैसे मान लो हम लोग आम के दरख्त पे गए, आम तोड़ के खा रहे हैं, ठीक है, और जिसका आम का बाग था वो आ गया, तो अब हम लोग आम के दरख्त से उतरेंगे थोड़ी डाली पकड़ के, फ़ौरन कूद जाएंगे खेतों में, अब भागेंगे, वरना फिर आम वाला पकड़ के मारेगा। फ्री फॉलिंग का मतलब ये है कि बिल्कुल फ्री में हवा में कूदते हुए चले आएंगे, ठीक है। तो जिस वक्त फ्री फॉलिंग हुआ वो तीसरा कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है ना, व्हेन the body is free falling। यहाँ पे अगर हम लोग लिफ्ट में लेना चाहें तो कैसे बताएंगे? यहाँ पे जैसे लिफ्ट में, जैसे ये लिफ्ट है सपोज, और मान लो ये इसके रूप जो है जिससे कनेक्ट रहता है वो टूट जाए किसी तरह से, बहुत पुराना होता है तो टूट भी जाता है, तो जब वो टूट जाएगा तो वो सीधा चला जा रहा होगा लिफ्ट नीचे, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, सीधा जाएगा, तो उसको हम लोग फ्री फॉल कहेंगे। फ्री फॉल में हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो फॉल कर रहा है फिर गिरता है नीचे, तो हमारा एपरेंट वेट का ये फॉर्मूला है। जब कोई बॉडी गिर रहा होता है तो एपरेंट वेट का फॉर्मूला है mg-a, ये हमारा फॉलिंग बॉडी का है। अगर फॉर फ्री फॉलिंग a इज इक्वल टू जी के बराबर हो जाता है। जब बॉडी फ्री फॉल कर रहा होता है तो a जो है g के बराबर हो जाता है, तो इस g को a को रिप्लेस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, g माइनस जी, ठीक है, g माइनस जी जीरो हो जाएगा, और ये जो है ना नॉर्मल रिएक्शन जो हो रहा होगा ज़ीरो आएगा, या एपरेंट वेट ज़ीरो आएगा। यानी जब भी कभी कोई आदमी या कोई भी चीज़ फ्री फॉल कर रहा होगा तो उसका एपरेंट वेट ज़ीरो होता है, फ्री फॉल का एपरेंट वेट ज़ीरो होता है। नोट कर लीजिए, इससे बंद कर दीजिए इसको। जो एपरेंट वेट है वो उसी वक्त चेंज होगा, या तो एक्सेलरेट करके अपवर्ड जा रहा हो या डाउनवर्ड जा रहा हो, लेकिन एक्सेलरेशन ज़रूरी है। अगर मान लो अगर कोई लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, और जब ज़ीरो होगा तो एपरेंट वेट उतना ही रहता है। तो एपरेंट वेट डज नॉट चेंज, ये मैं एक लाइन लिख देता हूँ, एपरेंट वेट does not change when the body moves with constant speed। कांस्टेंट स्पीड से अगर बॉडी मूव करेगा तो एपरेंट वेट चेंज नहीं होगा, और द बॉडी इज रेस्ट, द बॉडी इज इन रेस्ट, ठीक है। ये दो पॉइंट है, या तो बॉडी रेस्ट में हो तब एपरेंट चेंज नहीं, एपरेंट वेट में चेंज नहीं आएगा, या फिर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तब भी एपरेंट वेट में चेंज नहीं आता। जब भी कभी चेंज आएगा तो उसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए, चाहे अपवर्ड में या डाउनवर्ड में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको करेंगे एक दो न्यूमेरिकल अभी इसके बाद।